अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो है वो तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और कोई भी कहानी या एपिसोड आप मिस ना करें। और बढ़ते हैं आज कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से की जानिब। कहानी का नाम है दिलों के आईने। मुसन्निफ़ा है नईमा नाज। आखिरी किस्त। लॉन ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर हरा भरा था। छोटे छोटे फूलों का प्रिंटेड जोड़ा पहने नूर जहाँ लॉन में कुर्सी पर बैठी उसी माहौल का हिस्सा लग रही थी। बॉबी उर्फ बी ने जेब से चॉकलेट निकालकर उसे पेश की। थैंक्स। नूर जहाँ चॉकलेट का रैपर उतारने लगी। बॉबी ने उस पर नज़रें जमाई। नूर जहाँ ने उसे घूरा और सवालिया अंदाज में भवें उचकाईं। तुम पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई हो। अच्छा। नूर जहाँ ने मुँह चलाकर चॉकलेट के जायके का लुत्फ़ लिया। मगर तुम तो आज भी वैसे ही भोंदू हो जैसे कि पहले थे। भोंदू? व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब है फूल, इडियट। जहांगीर ने मुदाखलत करते हुए अंग्रेज़ी में उसे मतलब समझाया। मैं? बॉबी को यकीन नहीं आया। इंतहाई सदमे से नूर जहाँ को देखा। रियली? बाबर का चेहरा ज़रा बेचारा बेचारा सा हो गया था। नूर जहाँ को अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ। जस्ट जोकिंग, वो मुस्कुराई। तुम्हारी स्माइल भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मेरे हुस्न के इतने कसीदे क्यों पढ़ रहे हो? नूर जहाँ ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। बेचारे की नज़र और दिमाग दोनों में खराबी है। जहांगीर ने दखलदर माकुलात की। बाबर अपनी अलग कश्मकश में था और उससे पूछ रहा था कसीदे क्या होते हैं। तुम अपने नन्हे से दिमाग पर बोझ मत डालो। ये बताओ तुम लोग अपनी नानी से मिलने कब जा रहे हो? बहुत जल्द। बॉबी मुस्कुरा दिया। अजीब मानी ख्याज मुस्कुराहट थी। जहांगीर ने पहले उसे फिर नूर जहाँ को घूरा। सारे फसाद की जड़। मौसम की तैवरी पर गर्मी के बल पड़ रहे थे। सूरज का आतिशी मिजाज और भी सवा नेज़े पर था। लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक थी। सोलर पैनल्स की बदौलत कुछ सुकून था, मगर जी को सुकून नहीं था। बौखलाई बौखलाई इधर से उधर फिर रही थी। मोबाइल हाथ में था। सेल्फी लेने के लिए हाथ बुलंद किया। कैप्शन भी सोच लिया था। कराची की गर्मी में बेहाल सेल्फी लेने से पहले पीछे से एक ज़ोरदार धक्का लगा और मोबाइल ज़मीन बोस हो गया। नूर जहाँ का दिल धक से रह गया। पता नहीं किस धुन में थी कि इतनी बड़ी लड़की नज़र नहीं आई और टकरा गई। ज़ेबुन्निसा और जी ने झट से पहले मोबाइल उठाया। नए और कीमती मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रैच पड़ गया था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें। नूर जहाँ की माजरत ने जी का अफसोस, सदमा और गुस्सा कम नहीं किया। अंधी हो, तुम्हें मैं खड़ी हुई नज़र नहीं आई? सॉरी कर तो रही हूँ। तुम्हारे सॉरी करने से मेरा मोबाइल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि जहांगीर और बाबर दोनों ही आ गए। क्या हुआ? जहांगीर ने दोनों को गौर से देखा। गुस्से से बेहाल ज़ेबी और शर्मिंदा सी नूर जहाँ। ये देखो मेरा नया मोबाइल, क्या हाल कर दिया इसका। जहांगीर को बताकर वह नूर जहाँ की तरफ मतवज्जा हुई। कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा मोबाइल। मैंने? नूर जहाँ को उसकी बदतमीज़ी पे यकीन नहीं आया। जहांगीर को तैश आ गया। बिहेव योर सेल्फ। अल्फाज नरम थे, लहजा झाड़ने वाला था। तुम अपना मुंह बंद रखो। ज़ेबी तड़क गई। क्यों, सिर्फ तुम्हें ही हक है मुंह खोलने का? जहांगीर ने तरकीब बतरकी जवाब दिया। ज़ेबी ने कोई गलत बात नहीं की। तुम्हारी नई और कीमती चीज़ ख़राब हो जाए तो तुम्हारा गुस्सा शायद इससे ज़्यादा हो। बाबर अपनी बहन की हिमायत में आगे आया। जहांगीर की जहनियत इतनी थर्ड क्लास नहीं है। वो चीज़ों से ज़्यादा इंसानों को अहमियत देता है। नूर जहाँ ने अपने असली दुश्मन के बारे में सच बोलते हुए बाबर को जवाब दिया। तुम दोनों को बड़ी हमदर्दी हो रही है एक दूसरे से। ज़ेबी ने आंखें तिरछी करके दोनों को बारी बारी देखा। तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? ज़ेबी की बदमिजाजी पर नूर जहाँ ने भी सारा लिहाज बालाए ताक रख दिया था। मुझे सिर्फ अपने मोबाइल की तकलीफ़ है और किसी बात की नहीं। ज़ेबी एक झटके से मुड़ी और चल दी। तुम दोनों को मेरी बहन के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। बाबर ने एक मलामती निगाह उन दोनों दिरीना दुश्मनों पर डाली और अपनी बहन के पीछे पीछे चल पड़ा। नूर जहाँ खामोश खड़ी थी। चेहरे पर शर्मिंदगी और अफसोस था। जहांगीर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम कहाँ कुरकड़े लगाती फिर रही थी? कहीं नहीं। हमेशा दो बदू जवाब देने वाली नूर जहाँ ने खामोशी की चादर लपेट ली। ज़ेबी और बॉबी अपनी नानी से मिलने जा चुके थे। वो दोनों बहन भाई उन दोनों दिरीना दुश्मनों से नाराज़ थे। सीधे मुँह बात करना तो दूर की बात, जाते हुए खुदा हाफिज भी नहीं कर गए। जहांगीर बेनियाज था। नूर जहाँ तपी हुई थी।
नखरे दिखाते रहे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। दिल ही दिल में उसने अपना मरगूब फिक्रा दोहराया। जहांगीर के मामूलात वही थे, जॉब की तलाश तर्क करके अपने ऑनलाइन बिजनेस पर दिलो जान से मेहनत कर रहा था और अपना ज़ाती ढाबा खोलने के लिए सरमाया इकट्ठा करने की तगोदो में था। नूरजहां ने अब गौर किया था कि उसका काम महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन 24 घंटे का था। रात के 1-2 बजे तक ऑर्डर आना एक नॉर्मल रूटीन थी। कुछ मनचले सहरी के वक्त यानी रात के 3-4 बजे भी कुछ न कुछ खाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। बाज़ अफराद की ज़िंदगी खाने से शुरू होकर खाने पर ही ख़त्म होती है। वो जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। गुर्बत और महंगाई के हक़ाइक़ अपनी जगह, मगर जिन्हें रब ने कुशादगी अता फरमाई है उन्होंने अपने मुंह और मैदे कुशादा कर रखे हैं। नूरजहां को कभी की पड़ी हुई एक बात याद आ रही थी। किसी से सवाल हुआ, अमीर और गरीब के खाने में क्या फ़र्क होता है? जवाब मिला, अमीर उस वक्त खाता है जब उसे भूख हो या दिल चाहे, और गरीब उस वक्त खाता है जब उसे मुयस्सर हो। आजकल वह वाकई अपनी धुन में मगर अंधाधुंध चल रही थी। पहले जेबी से टकराकर उसका मोबाइल गिराया, अब सीढ़ियों से फिसलकर पैर में फ्रैक्चर करवा लिया। 1 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा। बालाई मंजिल पे वाक़ अपने कमरे से नीचे की रूम में शिफ्ट हो गई। बड़ी अम्मी नाश्ते की ट्रे लाईं तो नूरजहां महजूब हो गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लाचार और बेबस वो दूसरों के रहमो करम पर थी। अपने ज़र्री ख्यालात का इजहार बड़ी अम्मी के सामने किया तो वो हंस पड़ी। भाई, मैं तो फ़कत खाने नाश्ते की ट्रे किचन से यहाँ तक लाती हूँ। बनाने का काम जहांगीर का है और खाती तुम खुद हो अपने हाथों से। नूरजहां ने इस बात में सर हिलाया। आजकल बिस्तर पर बैठे बैठे लेटे लेटे उसके पास फारिग वक्त बहुत था, सोचने के लिए भी और मुशाहिदा करने के लिए भी। चोट लगने के तीसरे दिन ही वो एक नतीजे पर पहुंच गई। जहांगीर इतना बुरा नहीं था जितना उसे लगता था और जितना वो समझती थी। आज जहांगीर ने उसके लिए पास्ता बनाया था, साथ में फ्रूट सलाद खाने की ट्रे वो खुद लेकर आया था। थैंक्स। नूरजहां को अब अपना शुक्रिया बड़ा मामूली सा लगता था, मगर और क्या कहती। अपने सारे थैंक्स इकट्ठे करके रख लो, एक ही बार कर देना। जहांगीर का अंदाज लापरवाह सा था। वो जो कल सूप बनाया था तुमने, मुझे भी सिखा दोगे? जहांगीर ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। मम्मा को भी बहुत पसंद है, उन्हें बना कर दूंगी। नूरजहां ने जल्दी से वजाहत की। उस्ताद मानना पड़ेगा मुझे। जहांगीर की आंखों में शरारत चमकी। मान लिया। नूरजहां ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पास्ता खाना शुरू किया। लाइव मैच देखते देखते अब्बा जान का मिजाज खुशगवार से संजीदा और फिर बरहम होता चला गया। उनकी पसंदीदा टीम मैच जीतते जीतते अचानक हारने लगी और अब वो मुकाम आ गया था कि शिकस्त यकीनी थी। आलम पनाह ने रिमोट उठाया। एलईडी की चमकती स्क्रीन तारीक हो गई। मोबाइल भी ऑफ करके रख दिया। छोटी बड़ी दोनों स्क्रीन से नाता तोड़कर उन्हें एक दूसरा नाता जोड़ने का ख्याल आया जो अक्सर ही आता था। बेगम को मुखातिब करके उन्होंने गुफ्तगू या बहस का आगाज़ किया। कुछ बताया नहीं आपने? साहबजादे पटड़ी से उतरे ही रहेंगे या लाइन पर भी आएंगे? आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मेरे कंधों पर बंदूक रखकर यूँ चलाते हैं। मलका आलिया ने साफ और तुरंत जवाब दिया, बल्कि सवाल किया। मैं पूछूंगा नहीं, बस हुक्म दूंगा, जिसकी तामील होगी और फौरी होगी। ज़िल्ले इलाही का रौब, दबदबा और जलाल ऊद आया जो बरसों में कहीं ऊद कर आता था। तभी बेगम साहिबा फ़कत सर झटक कर रह गईं। इतनी प्यारी, काबिल और ज़हीन लड़की है, आखिर बुराई क्या है उसमें? आलम पना के सवाल पर अंदर आता जहांगीर एक लम्हे को ठिठक गया। सियाक व सबाक से मौजू का अंदाज़ा तो हो गया था और अब बैठा इसी सवाल पर गौर कर रहा था। आखिर बुराई क्या है उसमें? कुछ दिन पहले ये सवाल उठाया जाता तो वह सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐब, बुराइयां और खामियां निकाल देता, मगर अब ज़ुबान खामोश थी। दिल कुछ कह रहा था जिसे दिमाग डपट रहा था। वाह मियाँ वाह, कल तक वो जानी दुश्मन, मक्कार, चालाक, चालबाज और न जाने क्या क्या थी। आज तुम्हारी काया ही पलट गई। ऐसा यू टर्न। अब वो अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही, तो मैं क्या करूं? दिल ने एक शाने बेनियाजी के साथ अपने कान लपेट लिए। ज़िंदगी में पहली बार नूरजहां के मामले में वो महाबली अब्बा हजूर से मुत्तफिक था। प्यारी, ज़हीन और काबिल। प्लास्टर उतर गया था, पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। नहाई धोई निखरी निखरी बहुत हशाश बशाश थी और बड़ी खुशदिली से माँ की डांट सुन रही थी। फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ा, इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रही हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल। आपको पहले बता देती तो आप वहाँ परेशान होती रहती, इसलिए नहीं बताया। बड़ी अम्मी ने भी मना किया था और सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब आप बताएं, कराची कब आएंगी? हुमायूं भाई और भाभी अमेरिका से आ रहे हैं, जब ही आऊँगी सबसे मुलाकात हो जाएगी।
कुछ देर और इधर उधर की बातें करके नूरजहां ने फ़ोन ऑफ कर दिया तो हुमायूं पापा और मम्मी आ रहे हैं। हैरत है, ज़ेबी और बॉबी ने जिक्र नहीं किया। अपने ख्यालात में गुम वो कमरे से निकली। उन दोनों ने तो जाते हुए गुड बाय भी नहीं कहा। ये बात कहाँ से बताते, खुद को बावर कराते हुए वो न जाने कैसे किचन में पहुँच गई। जहांगीर का ऑर्डर आया हुआ था, वो उसी की तैयारी में मसरूफ़ था। खटाखट सब्जियां काटते हुए जहांगीर ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। कैसी तबीयत है? फाइन। नूरजहां की निगाहें जहांगीर से होती हुई काउंटर पर गईं। मट्टी के कुंडे में ताज़ा दही जमा हुआ था। तुम रोज़ ताज़ा दही जमाते हो? जहांगीर ने इस्बात में सर हिलाया। अगर तुम लड़की होते तो बहुत सुघड़ और घरेलू होते, नूरजहां ने बेहद सादगी और सच्चाई से कहा था, मगर जहांगीर का बेसाख्ता और बेइख्तियार कहकहा सुनकर खजल सी हो गई। मर्दों पर सुघड़ापा सूट नहीं करता क्या? कहे के बाद जहांगीर ने सवाल किया था। ये खसूसियात ख़वातीन से मुंसलिक है, मर्दों के लिए शजरे ममनू। नूरजहां ने वजाहत की। ख़वातीन ने ही इसे मर्दों के लिए शजरे ममनू बनाया हुआ है। पहले हमारी अम्मी और बहनें हमारे लाड उठाती हैं, फिर ये जिम्मेदारी बीवी को मुंतकिल हो जाती है। मगर तुम्हारी मिसेस तो लकी होगी इस मामले में। नूरजहां ने खीरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। खुशकिस्मत बीवी वो है जिसके शोहर का इखलाक अच्छा है और वो अपनी जिम्मेदारी जानता भी हो, उठाता भी हो। तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ भी हैं। बहुत मेहरबान हो रही हो। जहांगीर ने कटी हुई बंद गोभी का ढेर ट्रे में मुंतकिल किया और बोलता रहा। इतनी तारीफ़ें तो बचपन से आज तक कई बरसों में नहीं की जितनी इन चंद मिनटों में कर दी है। जहांगीर की मुस्कुराहट में शरारत थी। देर आयत दुरुस्त आयत। नूरजहां ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अगर मेरी अच्छाइयाँ किसी ख़ास वजह से बयान की जा रही हैं तो मैं वाज़े कर दूँ कि अगले 3 घंटे में बहुत मसरूफ़ हूँ। कोई फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करने का कोई इम्कान नहीं। जहांगीर ने सारी कटी हुई सब्जियां छलनी में डालीं और धोने लगा। इतनी चटोरी नहीं हूँ मैं। मेरे खाने चटोरे नहीं बाज़ौक लोग पसंद करते हैं। अपनी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी? दोनों की। जहांगीर के तुरंत जवाब पर नूरजहां की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। जहांगीर ने भी उसका साथ दिया था। बचपन के बाद ये शायद पहला मौका था जब दोनों एक साथ मुस्कुराए थे। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बेगम साहिबा ने बीपी ऑपरेटर एक तरफ रखते हुए ऐलान किया। ये नाहंजारा ऑपरेटर्स ख़राब है, हमेशा मेरा बीपी बढ़ाकर बताता है। शहंशाहों के दुश्मन सिर्फ इंसान ही नहीं होते, चीज़ें भी होती हैं। शरीक हयात अपने मखसूस अंदाज में गोया हुए। अब कहाँ रही वो बादशाहत, गए वो दिन जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। बेगम साहिबा ने मक्खी उड़ाई। अपने घर के तो बादशाह हैं, उन्होंने मूँछों को ताव दिया। बेइख्तियार और बेदस्तोपा बेगम साहिबा ने फब्ती कसी और शहंशाह मौसम का जाहो जलाल जाग उठा। सीधे हो बैठे। समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। साहबजादे को 1 मिनट में तीर की तरह सीधा कर सकता हूँ। मैंने मौका दिया था कि आपके बेटे ने कदर नहीं की। अब मैं खुद ही फैसला करने वाला हूँ। आपके लाडले को नूरजहां नहीं पसंद तो ज़ेबुन्निसा हमारी बहू बनेगी। ये मेरा अटल फैसला है। लड़की के बाप से आज ही बात करता हूँ मैं। शहंशाह आज़म का जाहो जलाल अपने अरूज पर था। बाहर खड़े जहांगीर की जैसे सांसें रुकने लगी थीं। उनके खाने का पूछने आया था, मगर वालिद मोहतरम की घन गरज सुनकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। खामोशी से वापस पलट आया था, मगर समातों में अब तक अब्बा हजूर की आवाज़ गूंज रही थी। नूरजहां नहीं तो ज़ेबुन्निसा। मगर नूरजहां क्यों नहीं? सोचते सोचते वो अटक गया, क्योंकि जिस शिद्दत और शद्दोमत से तुम नूरजहां के लिए इनकार करते रहे हो, उसके बाद यही होना था। कोई और लड़की नूरजहां की जगह कैसे ले सकती है, वो भी ज़ेबुन्निसा? अपनी उधेड़बुन में वो टेरेस की तरफ जा रहा था। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। तवातर से 3-4 पैगामात आ गए। जहांगीर ने जेब से मोबाइल निकाला। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स। जहांगीर ने एक गहरी सांस ली। ये ज़ेबुन्निसा थी। इसी किस्म के एक तो पैगामात बॉबी की तरफ से थे। सामने से नूरजहां आ रही थी। ये देखो, उसने अपनी मोबाइल स्क्रीन जहांगीर के सामने की। ज़ेबुन्निसा और बॉबी की तरफ से उसे भी इसी किस्म के पैगामात वसूल हुए थे। ये दोनों मेरी समझ से बाहर हैं। नूरजहां ने नाक सिकोड़ी। कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी जंग, कभी अमन, कभी झगड़ा, कभी सुलह। वो लगातार बोलती चली गई। आजकल तो दोस्ती, अमन और सुलह का मौसम है, इंजॉय करो। जहांगीर मुस्कुराया। कुछ पता नहीं कब दिमाग पलट जाए इन दोनों का। हाँ, ये तो है, किसी का भी कुछ नहीं मालूम कब दिमाग पलट जाए और कब दिल। जहांगीर ने उसकी तायद में सर हिलाते हुए कहा। लहजा सादा सा था, अल्फाज भी, मगर नूरजहां ठिठक गई। कुछ अलग सी बात थी अंदाज में, दिखाई नहीं थी मगर महसूस हो रही थी। दिलो दिमाग का पलटना इतना आसान है क्या?
نور جہاں نے اس کی ہمراہی میں چلتے ہوئے سوال کیا۔ پلٹنا آسان ہو یا مشکل، اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو ہی گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا الٹ پلٹ ہوا ہے؟ نور جہاں کے سوال پر وہ چلتے چلتے رک گیا۔ بہت کچھ یا شاید سب کچھ، جہانگیر مسکرایا۔ نور جہاں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اس کی مسکراہٹ کتنی مقناطیسی ہے، ایک اچھوتی کشش اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ جہانگیر نے ٹھیک ہی کہا تھا، بہت کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا اور سب کچھ الٹ پلٹ ہونے والا تھا۔ بوبی اور زیبی واپس آ گئے تھے، پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق اور ملنسار اور مہربان۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی خوش اخلاقی، ملنساری اور مہربانی جہانگیر اور نور جہاں دونوں کو بری طرح چبھ رہی تھی، اپنے لیے بھی اور ایک دوسرے کے لیے بھی۔ زیبی کچھ زیادہ ہی لفٹ نہیں کرا رہی تھی۔ نور جہاں نے کوشش کی کہ لہجے میں تلخی اور جیلسی نہ آنے پائے، مگر دونوں تاثرات چھلک پڑے۔ بوبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنا آگے پیچھے پھر رہا ہے تمہارے؟ جہانگیر نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ یہ میری غلطی ہے تو وہ میرا قصور ہے؟ یہ دونوں کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہیں۔ نور جہاں نے دانت پیسے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیوں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ تو جہانگیر نے اقرار کیا، مجھے بھی ہے۔ نور جہاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج کل کا موسم عجیب تھا، ہمیشہ ایک دوسرے کی نفی کرنے والے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ دشمنی نبھانے والے دوستی سے بھی آگے کی راہ پر گامزن تھے، ہمیشہ گریز کرنے والے ایک دوسرے کے منتظر رہنے لگے تھے۔ مگر اب وقت بدل گیا تھا اور حالات بھی۔ جب فیصلے کا اختیار دونوں کو دیا گیا تھا، دونوں نے وقت اور ایک دوسرے کو گنوا دیا تھا۔ اب گزرا وقت واپس آنا مشکل تھا۔ ایک گرم اور بوچھل شام چہار اطراف پھیلی تھی۔ کمرے میں نور جہاں بلوٹوتھ کانوں میں لگائے ماں سے باتیں کر رہی تھی، جن کی سنائی گئی پہلی خوشخبری پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ ہیں سچ؟ کب آئیں گی آپ؟ بہت مس کر رہی تھی میں آپ کو۔ بچوں سی خوشی کے ساتھ وہ بول رہی تھی اور دوسری خوشخبری سنتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جی؟ مسکراہٹ کے ساتھ آواز اور الفاظ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ میرا پرپوزل؟ بڑی مشکل سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں دو الفاظ ادا ہوئے۔ دوسری طرف سے امی بتا رہی تھیں تایا اور تائی جان کی آمد کے بارے میں، جو بوبی کی رضامندی اور پسند سے آفیشلی ان دونوں کے رشتے کی بات کرنے والے تھے۔ نور جہاں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ فون بند ہوا تو بوبی پر طیش آنے لگا۔ اس بھوندو کی یہ جرت! اس کا جی چاہا ابھی دندناتی ہوئی اس کے سر پہ پہنچے اور طبیعت صاف کر دے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ دانستہ یا نادانستہ اس کی حوصلہ افزائی تھی۔ جو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، جہانگیر کو چڑھانے کے لیے، جتانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے، وہ بوبی کو غیر معمولی اہمیت دیتی رہی تھی۔ بوبی نے اس کے التفات کو اپنے من پسند نتائج دے دیے تھے۔ اس نے اپنے والدین کو نور جہاں کے لیے ہاں کر دی تھی، اور یہی حرکت جہانگیر نے کی تھی۔ نور جہاں کو زج کرنے کے لیے زیبی کو خصوصی پذیرائی دی اور نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ زیبی نے اپنے والدین کو اپنی پسند بتا دی تھی۔ نور جہاں سے صبر ہوا نہ برداشت، وہ بوبی کو خوشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پیرنٹس کو کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ اتنی غصے میں کیوں ہو؟ تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے، غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ تم نے ہی کہا تھا کہ… میں نے جو بھی کہا تھا بکواس کی تھی، تم سیریس کیوں ہو گئے؟ اس کی بات کاٹ کر نور جہاں گرائی۔ تم لڑکیاں اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتی ہو؟ بوبی پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بڑے پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اف! نور جہاں کا جی چاہ رہا تھا اس کا سر توڑ دے۔ اس کا کیوں اپنا سر پھوڑنا چاہیے؟ غلطی تمہاری ہے، بیٹھے بٹھائے تمہاری جھولی میں محبت آ رہی تھی، خود ہی کفران نعمت کیا ہے تم نے۔ انصاف پسند ضمیر نے اسے ڈانٹا۔ منہ لٹکائے کچن کی طرف جانے لگی۔ راستے میں زیبی ٹکرا گئی، چہرے پہ برہمی تھی۔ بات سنو، اس نے ٹھہر کر نور جہاں کو مخاطب کیا۔ جہانگیر کو کیا ہوا ہے؟ جو ہوا ہے بتا نہیں سکتی، تم میرا سر توڑ دو گی۔ اپنے خیالات خود ہی تک محدود رکھتے ہوئے اس نے فقط کندھے اچکا دیے، جس کا مطلب تھا پتہ نہیں۔ تمہیں بھی نہیں معلوم اس کے موڈ سوئنگز کیوں ہوتے ہیں، کبھی آگے پیچھے، کبھی بہت دور، کبھی سب قریب، کبھی بالکل اجنبی۔ زیبی الجھی ہوئی تھی۔ اصل میں تو معاملات کی ڈور الجھی ہوئی تھی، جس کا اسے بالکل بھی ادراک نہیں تھا، اور اسے ہی کیا کسی کو بھی نہیں تھا۔ جہانگیر کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ دل اور زندگی کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ زیبو النساء تو بڑی خوشی خوشی اس سے باتیں کرنے آئی تھی اور جہانگیر کا موڈ خراب ہونے لگا۔ زندگی خراب ہونے جا رہی تھی، مزاج تو برہم ہونا ہی تھا۔ میں ہی گدھا ہوں۔ سویٹ ڈش بناتے ہوئے وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ نور جہاں آئی تو وہ آم کے ٹکڑوں پہ کریم کی تہ لگا رہا تھا۔ مینگو ڈیلائٹ کسی بھی قسم اور کسی بھی طرح کا میٹھا دیکھ کر نور جہاں کی آنکھوں میں ایک روشنی سی اتر آتی تھی، مگر اس وقت ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی۔ پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کیسے اتنا اہم ہو جاتا ہے۔
वो खामोशी से जहांगीर को स्वीट बनाते देखती रही। कितना अच्छा होता हमारे दरमियान पहले वाली दुश्मनी कायम रहती, या फिर जहांगीर ने कटा हुआ खुश्क मेवा डिश में ऊपर से छिड़का, या फिर फ़कत दोस्ती होती, कुछ और ना होता। जहांगीर ने डिश को फ्रीज़र में रखा और उसका दरवाज़ा बंद किया। नूरजहां ने उसकी पुश्त देखी और जब वो मुड़ा तो उसका चेहरा देखा। कुछ और उसकी सोचती हुई निगाहें जहांगीर के चेहरे पर टिकी थीं। क्या ये एतराफ़ था? एतराफ़ मोहब्बत, पसंद का इकरार, वो पसंद जो वारफ्तगी और शगुफ्तगी को अपने अंदर समेटे होती है। इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो मुझे? जहांगीर मुस्कुराया। तुम्हारे लिए हर बात कहना इतना आसान होता है? वो वाकई हैरान थी। उसने कई बार सोचा था कि जब कभी जहांगीर मोहब्बत का इकरार करेगा तो कैसे करेगा, किन लफ्ज़ों में, किस अंदाज में, मगर बहरहाल उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो कोई स्वीट डिश बनाते हुए बेहद इत्मीनान से ये बात कह देगा। फिर कैसे देखूं? गुस्से से? क्यों, बाकी एक्सप्रेशंस ख़त्म हो गए क्या? कौन से एक्सप्रेशंस? लहजा बेनियाज था मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो जो तुम्हारे चेहरे पे कम ही आते हैं। मसलन प्यार, मोहब्बत, शर्म। जहांगीर बेबाक नहीं था, बस इस वक्त ज़रा बहादुर हो गया था। नूरजहां के चेहरे पे वो सारे रंग सिमट आए जिन्हें जहांगीर ने लफ्ज़ों में बयान किया था। उसने कुछ कहने की कोशिश नहीं की। उसका चेहरा अनकही बातों की खुली किताब बना हुआ था। मानी खैज खामोशी का दरिया दोनों के दरमियान बह रहा था, जिसके शफाफ पानियों में उल्फत के दिए जगमग जगमग कर रहे थे। ऐन उसी वक्त बॉबी की एंट्री हुई। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दोनों ही हड़बड़ाकर गड़बड़ा गए। एक गुड न्यूज़ है, वो चमक कर मुखातिब हुआ। मम्मा पापा कल की फ़्लाइट से आ रहे हैं। कल? मगर उन्हें तो अगले हफ्ते आना था। नूरजहां की आंखें फैल गईं और जहांगीर का दिल बैठ गया। अच्छा है ना, जो काम होने हैं वो एक हफ्ता पहले ही हो जाएंगे। बॉबी की पुरशौक नज़रें नूरजहां पर जमी थीं। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जहांगीर उसे शोले उगलती निगाहों से देख रहा है। आउटिंग पे चलें, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बाहर घटा छाई है, शायद बारिश होगी। इस वक्त तो कहीं नहीं जा सकती, काम है मुझे। नूरजहां ने बहाना बनाया। क्या काम है? है एक बहुत ज़रूरी काम। मुझसे बढ़कर ज़रूरी काम क्या है? बॉबी शौक हुआ। अब ये मेरे सामने रोमांस बघारेगा, इसकी इतनी जुर्रत। जहांगीर का बस नहीं चल रहा था उसे एक अदद मुक्का रसीद करके किचन और नूरजहां की ज़िंदगी दोनों से किक आउट कर दे। तुम्हारे अलावा सारे काम ज़रूरी ही हैं, नूरजहां खुश्क लहजे में बोलती हुई किचन से बाहर निकल गई। बॉबी ने अपनी हैरान निगाहें जहांगीर पर जमा दी। ये लड़की कितनी मूडी है, सोच लो। उसे तनबीह करते हुए जहांगीर भी वहाँ से आउट हो गया। कई बरसों बाद परदेसी मेहमान देश वापस आए थे। थकन उतारने के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें कोई वक्फा नहीं आया। गाहे गाहे करीबी रिश्तेदारों की आमद भी जारी थी। जहांगीर की मसरूफियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नूरजहां उसकी हेल्पर के तौर पर किचन में काम कर रही थी, साथ साथ सीख भी रही थी। छुरी ठीक से पकड़ो, इस तरह। जहांगीर ने सबसे पहले उसे छुरी पर गिरफ्त करना बताया। कटिंग एक आर्ट है और इससे पहले छुरी पकड़ना भी एक महारत है। सही जगह पे ठीक ठीक गिरफ्त। नूरजहां ने सीख लिया। हंडिया में डोई और चमचा चलाना भी एक फ़न है। बेलचा मत चलाओ, आराम से प्यार से मसाला भूनो, ये चीज़ें उलट पलट करो। नूरजहां ये इब्तदाई हुनर भी सीख गई। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग कब आएगी न तुम्हारी तरह? नूरजहां ने बड़े इश्तियाक से पूछा था। जहांगीर ने कह कहा तो नहीं लगाया, मगर हंसी किसी कह कहे से कम ना थी। ऐसा क्या कह दिया? नूरजहां खजल हो गई। फ़कत छुरी और चमचा चलाने से कुकिंग नहीं आती, अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं। मैंने कब कहा सब कुछ, अभी एक साथ सिखा दो, आहिस्ता आहिस्ता सीख ही लूँगी। नूरजहां ने नाराज़ होने की तैयारी की। थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, कई महीने या चंद साल। मेरे किचन के साथ साथ मेरी ज़िंदगी में भी आना पड़ेगा। जहांगीर ने तरतीब व तरकीब बताई। ये सब बहुत आसान था पहले, हमने खुद ही अपने रास्ते में रुकावटों के पहाड़ खड़े किए हैं। नूरजहां ने धीरे से एतराफ़ किया और पालक धोकर छलनी में डाली। अब ये पहाड़ कैसे अबूर किए जाएं? बहुत कठिन चढ़ाई है। जहांगीर यकदम संजीदा हो गया। निकालो कोई रास्ता। नूरजहां ने मदद तलब निगाहों से देखा। एक ही तरीका है। जहांगीर ने एक गहरी सांस ली और आगे बोलने लगा। नूरजहां बहुत तवज्जो और गौर से उसे सुन रही थी। जहांगीर की बात जितनी तवज्जो और गौर से नूरजहां ने सुनी थी, वही बात माँ के सामने की तो उन्होंने मामूली सा ध्यान भी ना दिया, बल्कि उन्हें तो ज़रा सी हैरत भी नहीं हुई जब जहांगीर ने उनसे कहा, अम्मी मैं नूरजहां से शादी करना चाहता हूँ। अब कौन सा नया गेम चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उन्होंने घूर कर बेटे को देखा। बड़े हो जाओ जहांगीर, मुझे मालूम है तुम्हारी और उसकी खटपट रहती है।
दोनों एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अब उसके रिश्ते और शादी जैसे बड़े और अहम मामले में भी अपनी टांग अड़ाओ। खबरदार, जो तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी की डांट पर जहांगीर बेचारा सचमुच बहुत दुखी हो गया था। आप मुझे इतना घटिया और नीच समझती हैं? मैं नूरजहां की चीज़ें ख़राब कर सकता हूँ, मगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकता। मैं सचमुच सीरियस हूँ। उस वक्त तुम्हारी संजीदगी कहाँ थी जब तुम्हारे अब्बू ने खुद अपने मुंह से कहा था? वो तो दिल से चाहते थे कि तुम्हारा और नूरजहां का रिश्ता हो जाए, मगर जब तो दुनिया में उससे बुरी लड़की कोई नहीं थी, और तुम्हारे अब्बू के इसरार के बावजूद तुमने हामी नहीं भरी। अब यकायक क्या इनकलाब आ गया? बस ये कमबख्त दिल ऐसे ही कलाबाजी खा लेता है, यू टर्न ले लेता है रातों रात। जहांगीर ने सारा मलबा दिल पर डालते हुए बेबसी से माँ को देखा। अब मुझे क्या मालूम इस वक्त तुम्हारे दिल का मामला है या दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है बच्ची को परेशान करने के लिए। अम्मी ने बेएतनाई से बेटे को देखा। तौबा है अम्मी, आपको भरोसा नहीं है? जहांगीर का दिल सदमे की अथाह गहराइयों में डूब रहा था। इतना बेएतबार हूँ मैं? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा होता तो ज़रूर कर लेती भरोसा भी और एतबार भी। अम्मी ने हरी झंडी दिखाकर उसे वहाँ से चलता किया। बाहर हवा खुशगवार थी, बारिश की पेशन गोई थी। सबकी दुआ थी कि बारिश हो जाए ताकि इस बेपनाह गर्मी और हवस से तो निजात मिले। अंदर कमरे में नूरजहां ब्लूटूथ कानों में लगाए माँ से बात कर रही थी, और मसला उसका भी वही था जो जहांगीर को दरपेश था। उसकी बात पर अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। क्या अब तुम राज़ी हो जहांगीर के लिए, जो कल तक दुनिया का बदतरीन इंसान था? आज उसमें क्या सुरखाब के पर लग गए? पिछली बातों को जाने देना। मैं बेवकूफ़ थी, अहमक थी, नादान थी। नूरजहां के एतराफ़ से भी अम्मी की टोन नहीं बदली। मैं जैसे तुम्हें जानती नहीं हूँ। फिर कोई नया प्लान बनाया होगा तुमने जहांगीर को चोट पहुँचाने के लिए। मगर कान खोल कर सुन लो, शादी ब्याह के मामलात बहुत अहम और सीरियस होते हैं। इनका मजाक बनाना या उसके ज़रिए किसी को परेशान करना, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम लोग इतने बड़े, इतने मेच्योर हो गए हो, मगर तुम्हारी लड़ाइयाँ ख़त्म हुई ना झगड़े। बिलीव मी अम्मी, हमारे दरमियान अब ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा। हम दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं। नूरजहां कराह रही थी, मगर अम्मी पर उसके लफ्ज़ों का कोई असर नहीं हुआ। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा, मैं सच कह रही हूँ। देखो नूर, तुम्हारा ये सच फ़िलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने जाने दुश्मन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो। ओफ़ो, वो तिल मिला गई। इंसान हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, कभी ना कभी उसमें तब्दीली आ ही जाती है। हम दोनों भी अब बहुत बदल गए हैं। नूरजहां उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। गाड़ी की चाबी लेकर जहांगीर बाहर निकल ही रहा था कि ज़ेबी से टकराव हो गया। कहीं जा रहे हो? उसकी उकाबी निगाहों ने जहांगीर के हाथ में गाड़ी की चाबी देखी। सुपरमार्केट, जहांगीर ने मुख्तसर जवाब देकर आगे बढ़ना चाहा। वेरी गुड, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, ले चलोगे? मुझे तो थोड़ा सा सामान लेना है, बस यूँ गया और यूँ आया। जहांगीर ने जान छुड़ाना चाही। मुझे भी कोई अभी शादी की शॉपिंग नहीं करनी, एक दो चीज़ें ही लेनी है। ज़ेबी उसकी सर्द मेहरी को खातिर में लाए बगैर उसके साथ हो ली। बाहर निकले तो नूरजहां से टकराव हो गया। तुम दोनों कहाँ चले? नूरजहां ने अचंभे से उन्हें देखा। शॉपिंग करने। ज़ेबी मुस्कुराई, लहजे में इस्तेहकाक था और अंदाज में भी। जब वह फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी तो नूरजहां की जान जल के रह गई। उसने जहांगीर को घूर के देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा? माजी की तरह मुझे जिक पहुंचाने के लिए कोई सुपर प्लान बनाया हो? नूरजहां के दिल में शक के पौधे ने सर उठाया। मगर इतना बड़ा ड्रामा, दिल ने शक की नफ़ी करनी चाहिए। बहुत बड़ा फनकार है जहांगीर, इससे भी बड़ा ड्रामा कर सकता है। नूरजहां अपने आप से उलझ रही थी। उधर जहांगीर ने गाड़ी स्टार्ट की, उधर ज़ेबुन्निसा की ज़ुबान स्टार्ट हो गई। तुम खुश हो? ज़ेबी ने बगैर किसी तमहीद के अचानक ही सवाल किया। जो लग रहा हूँ वही हूँ, जहांगीर ने संभलते हुए जवाब दिया। तुम परेशान लग रहे हो, ज़ेबी ने साफ गोई से कहते हुए उसका चेहरा देखा। आई एम सॉरी ज़ेबी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। रियली? ज़ेबी ने एक बार फिर गौर से उसका चेहरा देखा। कल तक तो तुम दिलो जान से राज़ी थे इसके लिए। मैं गलती पर था, मुझे उस वक्त एहसास नहीं था, अब हुआ है। ज़ेबी ने विंडस्क्रीन के पार सीधी जाती सड़क पर निगाहें जमाई। नूरजहां ने बताया था कि तुम प्रैंक करने में बहुत एक्सपर्ट हो। मैं तुमसे प्रैंक नहीं कर रहा। चलो मान लिया, फिर अब मेरा सर जहांगीर को ताव आ रहा था। मेरा काम था इन्फॉर्म करना, मैंने कर दिया, सबको बता दिया।
اب کوई मेरी बात को सीरियस ना ले तो खुद ही भुगतेगा। ड्राइव करते जहांगीर को गुस्सा आ रहा था। सुरमई सुहानी शाम ने रात का स्याह लिबादा ओढ़ लिया था, मगर बादलों के दरमियान से झांकते चांद ने उस स्याही में चांदनी घोल दी थी। रात बड़ी दिलफरेब, बड़ी खूबसूरत थी, मगर नूरजहां को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना ये रात, ना चांदनी, ना ज़मीन व आसमान, ना बादल, ना हवाएं, हत्ता कि अपना आप भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं इतनी बेएतबार हो गई सबके लिए, और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी सगी माँ को भी यकीन नहीं कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार, सोचते हुए उसका रिक्कत भरा दिल बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इस बार का तुम्हें पता है, सबको नहीं। पीछे से कदमों की आहट हुई और कोई आकर उसके बराबर में बैठ गया। नूरजहां इस आहट को पहचानती थी। ये जहांगीर था। वो खामोश बैठा रहा। नूरजहां ने खुद ही आगाज़ किया। मैंने बॉबी से बात की थी। पहले तो देर तक हंसता रहा, फिर कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ वही मजाक कर रही हो जो जहांगीर ने जेबी के साथ किया था। उफ़! जहांगीर ने आंखें बंद की, फिर खोली। स्टूपिड! नूरजहां ने दांत पीसे। दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, जहांगीर ने तबसरा किया। कल मम्मा आ रही हैं, फेस टू फेस बात हो सकता है मैं उन्हें कायल कर सकूं। नूरजहां ने जहांगीर को देखा। तुम बड़े अब्बू से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? कोशिश की थी उनसे भी बात करने की। फिर जहांगीर के इंकशाफ पर वो सीधी हो बैठी। फिर वही मुर्गे की एक टांग। उन्हें भी यही लगा कि मैं तुम्हें परेशान करने की, तंग करने की कोई प्लानिंग कर रहा हूँ। जहांगीर आज़रदा था और नूरजहां भी। ड्राइंग रूम में बड़ों की बैठक जमी थी। कभी आवाज़ें बुलंद हो जाती, कभी धीमी। उन्हीं बुलंद आवाज़ों में निकाह की बाज़ गश्त भी सुनाई दी। नूरजहां बोलाई बोलाई फिर रही थी। अम्मी अब्बू रात में यहाँ पहुँचे थे। अभी तक अम्मी से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। जहांगीर की एक बड़े 5 स्टार होटल में जॉब लग गई थी। आज पहला दिन था, वो अपनी जॉब पर था। ज़ेबी हस्बे आदत और हस्बे मामूल अपने मोबाइल और सेल्फीज़ में गुम थी। वो भी बाहर निकला हुआ था, कुछ शॉपिंग करनी थी। नूरजहां को भी ऑफ़र की अपने साथ चलने की, मगर उसने इनकार कर दिया और बॉबी के जाने के बाद दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद घंटों के लिए सुकून मुयस्सर था, मगर नहीं, सुकून भी कहाँ मुयस्सर था। वो शिद्दत से मुंतज़िर थी कि अम्मी से बात करने का मौका मिल जाए, और मौका मिल ही गया। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे नहीं करनी उस मुग़ल शहज़ादे ज़हीरुद्दीन बाबर से शादी। नूरजहां बुरी तरह झंझलाई। उस मुग़ल शहज़ादे के लिए तुमने ही मंजूरी दी थी, शायद तुम्हें याद हो। अम्मी ने उसे बगौर देखा। दिमाग ख़राब था मेरा। अब ठीक हो गया? जी, गलत वक्त पर ठीक हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता, बड़ों में बात हो चुकी है। अम्मी! नूरजहां ने इंतहाई सदमे से माँ को देखा। दर हकीकत इस वक्त उसके हाथों के तोते कबूतर सभी उड़ गए थे। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था बेटे। मैंने बार बार तुमसे कहा कि सोच समझकर फैसला करो। जहांगीर के बारे में गौर कर लो। भाईजान और भाभी जान ने बहुत चाह से तुम्हें मांगा है, मगर तुम पर तो जहांगीर की दुश्मनी का भूत सवार था। उस वक्त वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, आज दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कैसे हो गया? अम्मी जान ने बेटी को आईना दिखाते हुए सवाल किया। बस हो गया ना, ये कमबख्त दिल इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। नूरजहां मुँह ही मुँह में बुदबुदा कर रह गई। क्या कह रही हो? अम्मी उकताई हुई लग रही थी। पहले कितना समझाया था जहांगीर के लिए, मगर नहीं। खुद को अक्ल कुल समझने वाली औलाद वालदैन की बातें और नसीहतें समझ में नहीं आती। बच्चे चाहते हैं कि पहले खुद ठोकर खाएं, फिर अकल के नाखुन लें। आप बात तो करें बड़े अब्बू से। नूरजहां ने बड़ी आस और उम्मीद से माँ को देखा। जो बात होनी थी वो हो गई, अब कोई बात नहीं रही करने के लिए। अम्मी ने साफ जवाब देकर बात ही ख़त्म कर दी। रोशन सुबह के बाद गुलाबी दोपहर, जर्द सहपहर, सुरमई शाम और फिर स्याह रात, एक एक करके कीमती लम्हे मुख्तलिफ रंगों में ढलकर गुम होते जा रहे थे। नूरजहां की जान जैसे धीरे धीरे निकल रही थी। जहांगीर का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। सोफे पर आड़ा तिरछा मुजमहल सा लेटा हुआ था। तभी अम्मी आ गईं। क्या हुआ, थक गए? उन्होंने प्यार से बेटे का माथा छुआ। बहुत बहुत ज़्यादा। जहांगीर ने बंद आंखें खोल दी। चाय बना देती हूँ और साथ में कुछ। नहीं, रहने दें। जहांगीर ने उन्हें रोका और सीधा हो बैठा। अम्मी, बेटे की आंखों और लहजे में कुछ था। वो परेशान हो गई। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कल तुम्हारा निकाह है और तुम यूं मुँह लटकाए बैठे हो। मैंने आपको सारी बात बताई थी। जहांगीर का अंदाज शिकायती था। कौन सी बात? अम्मी की मासूमियत काबिल दीद थी। मैंने आपको नूरजहां के बारे में बताया था। ओह, अम्मी अब समझी थी। तुमने बहुत देर कर दी बताने में कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी और खुशी इसमें शामिल थी। अब क्या हो सकता है? सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मुझे क्या खबर थी कि तुम सचमुच सीरियस हो। मैं समझी कि नूरजहां को तंग करने का प्लान है।
آپ نے میرا یقین نہیں کیا اور یہ دن آ گیا۔ جہانگیر ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ امی کو بیٹے پر ترس آیا، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جہانگیر، تمہارے ابو اور باقی سب لوگ بہت خوش ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کی خوشی اور آپس کے رشتے خراب ہو جائیں۔ امی نے جہانگیر کو تنبیہ کی۔ اور جو زندگی خراب ہو رہی ہے، ہم نے تو نہیں کی نا؟ امی کا لہجہ مدھم تھا۔ جہانگیر کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ سب لوگ پڑھے لکھے باشعور افراد تھے، گھٹن زدہ یا تکیانوسی ماحول نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں ہی خود کو اندیکھی زنجیروں میں بندھا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ رشتوں کے آئینے بڑے نازک ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس پر ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کیا بے بسی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ نور جہاں کی شکل مستقل 12 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ بس آج کی رات تھی، کل صبح سے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ بڑے ابو موبائل کان سے لگائے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ رہے تھے۔ ہاں مولوی صاحب سے بات ہو گئی ہے میری، وقت پر آ جائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ کہہ کر انہوں نے موبائل آف کیا اور لاؤنج میں صوفے پر دراز ہو گئے۔ ارے بھائی، کچھ کھانے کو ملے گا یا بھوکے سو جائیں؟ شریک حیات نے اپنے مظلوم شہنشاہ شوہر کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ آج تک کبھی بھوکے سوئے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے وہ بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں ہے۔ شکر ہے، کروڑہا شکر ہے پاک پروردگار کا، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم مذاق کر رہے تھے زوجہ محترمہ، ویسے اب تک آپ نہ مزاج سمجھتی ہیں ہمارا نہ مذاق۔ کشن کے سہارے سہولت سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا۔ بیگم صاحبہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جہانگیر کچن سے برآمد ہوا۔ کھانا تیار ہے، ٹیبل لگاؤں؟ بھائی صاحب، بھابھی اور بچے آ جائیں پھر لگا لینا، ایسے اکیلے کھانا تو اچھا نہیں لگے گا۔ امی متذبذب ہوئیں۔ سب لوگ شاپنگ پر گئے تھے، نور جہاں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ویسے خریداری تو تقریباً روز ہو رہی تھی، مگر ابھی تک کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ رہ ہی گیا تھا۔ وہ سب نہ جانے کب تک آئیں گے اور کھا پی کر ہی آئیں گے شاید، ہمیشہ کی طرح۔ میں زیادہ کیا، بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ابو جان نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا۔ چلے میں کھانا لگاتی ہوں۔ امی اٹھ کر کچن کی جانب چل دیں۔ جہانگیر نے ایک نظر والد محترم کو دیکھا اور مخاطب کیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ اور چہرہ ازحد سنجیدہ تھا، مگر والد محترم دوسرے کی نہیں اپنی مرضی سے سنجیدہ ہوتے تھے۔ نہیں بھائی، خالی پیٹ نہ کسی کی بات سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے کھانے کے بعد کرنا، جب آنکھوں میں کچھ روشنی آئے۔ اس وقت تو اندھیرا چھا رہا ہے بھوک کے مارے۔ شہنشاہ معظم کے ٹکڑا توڑ جواب پر جہانگیر کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بڑی مشکلوں سے تو بات کرنے کی ہمت کی تھی، اب کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ نور جہاں بھی یہی سوچ کر پریشان تھی۔ بازار کی گہما گہمی، شاپنگ مال کی رونقیں، خریداری کا جوش و شوق، سب کچھ ماند پڑ گیا تھا۔ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے تم نے؟ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ کل اتنی اہم خوشی کا دن ہے اور تمہارے چہرے پر کوئی خوشی ہی نہیں۔ امی نے دھیمی آواز میں اسے گھرکا۔ آپ کہہ رہی ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ نور جہاں نے شکوہ کناں نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ اتنی سی شاپنگ میں تھک گئی تم، یا پھر بھوک لگ رہی ہے؟ وہ بھی ان دونوں ماں بیٹی کے قریب آیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے لیے ٹائی پسند کر رہا تھا، مگر ہنوز فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون سے رنگ اور ڈیزائن کی خریدے۔ دونوں ہی باتیں ہیں، تھکن بھی اور بھوک بھی۔ نور جہاں خود پہ جبر کر کے زبردستی مسکرائی۔ چلو پھر فوڈ کورٹ چلتے ہیں، انہیں بھی آنے دو۔ نور جہاں نے جیولری خریدتی زیبی اور چچی کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے۔ بوبی کی باچھیں آج کل مستقل کھلی ہوئی تھیں۔ رات کیسی ہی ستم شعار ہو، بالآخر گزر ہی جاتی ہے۔ آج کی رات بھی گزر ہی گئی۔ قسمت کی طرح نیند بھی ان دونوں پہ نامہربان تھی۔ تمام رات کروٹیں بدلتے گزری، یہاں تک کہ مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ نور جہاں بیدار تو تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے اپنی ساری مشکلات اور مسائل رب کے حضور پیش کر دیے۔ جب سارے در بند ہوں تب یہی ایک در ہے جو ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان اور تسلی کا احساس تھا جسے دل میں لیے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اگرچہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، مگر گہری سیاہ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی اور اس کی جگہ سفیدی میل سرمئی غبار تھا جس میں سب کچھ واضح اور صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے لان کا کچھ حصہ اور مین گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ گیٹ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ نور جہاں نے چونک کر آنکھیں سکیڑی اور بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ یہ جہانگیر تھا۔ گیٹ بند کر کے وہ مڑا، سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں رکھی اور گھر کے داخلی دروازے کا رخ کیا۔ نور جہاں کھڑکی سے ہٹ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس پر وہ دھیرے دھیرے دعا پڑھ رہی تھی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
جو نصیب میں ہے وہی ہوگا۔ اسے امی کی بات یاد آئی اور وہ مضطرب ہو گئی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے نصیب میں کیا ہے۔ ایک ایک کر کے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے وہ اب متضاد کیفیات کا شکار ہو رہی تھی۔ کسی لمحے بہت سکون اور اطمینان اور کسی لمحے بے چینی اور اضطراب۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز رکھے جو وہ پڑھ رہی تھی۔ اے زندہ، اے مخلوق کے قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتی ہوں میں۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ امی نے نماز کے بعد دعا مانگی اور جا نماز طے کر کے جگہ پر رکھی۔ پھر بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئی جس کی آنکھوں کی نمی ان سے پوشیدہ نہیں تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں سیریس نہیں لیا۔ دراصل تمہاری باتیں مجھے مذاق لگی تھیں۔ امی کی دھیمی آواز نور جہاں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے بھی سب کچھ ایک مذاق ہی لگتا تھا، مگر جب زندگی نے مذاق کیا تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ نور جہاں نے اپنے خیالات خود تک ہی محدود رکھے۔ اس کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ وہ مستقل پڑھتی رہی، یہاں تک کہ سرمئی غبار چاندی سی سفیدی میں بدل گیا۔ ٹھنڈا نقرئی اجالا ہر سو پھیل رہا تھا۔ امی نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا اور ساتھ ہی خشک ہوا کا جھونکا چلا آیا۔ انہیں بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، امی نے تبصرہ کیا۔ جی، نور جہاں نے تسبیح رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، پھر ماں سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ بنا دو، انہوں نے حامی بھری۔ نور جہاں سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں آ گئی۔ وہاں جہانگیر موجود تھا جو چند منٹ پہلے ہی وہاں آیا تھا اور ساس پین میں دودھ ڈال کر چولہے پر رکھ رہا تھا۔ امی بھی چائے پئیں گی، نور جہاں نے اسے اطلاع دی۔ معلوم ہے، ان کی اور ابو کی ہے یہ چائے، دودھ پتی برائے نام چینی کے ساتھ۔ وہ سٹول پر ٹک گیا۔ نور جہاں نے ساس پین میں گرم ہوتے دودھ پتی چینی کے آمیزے کو دیکھا اور پھر جہانگیر کو، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی دونوں گمبھیر تھیں۔ تم نے بات کی بڑے ابو سے؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نور جہاں کو لگا کہ جلتے چولہے پر چائے نہیں بلکہ وہ خود بیٹھی ہے۔ میں خوش فہم رہا کہ ہماری بات سن لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جہانگیر کے سوتے ہوئے چہرے پر پچھتاوے رقم تھے۔ چائے کھول رہی تھی، اس نے چھان کر کپوں میں نکالی، کیبن سے کوکیز نکالی اور چائے کے ساتھ اوپر لے گئی۔ غائب دماغی کی حالت میں امی کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دیں۔ اس کے ذہن میں جہانگیر کی آواز گونج رہی تھی۔ والدین کی عزت اور بھرم ہماری خواہشات سے زیادہ اہم ہے۔ یہ صرف خواہش نہیں، محبت ہے۔ نور جہاں نے جیسے سسکی لی تھی۔ رشتے محبت پر مقدم ہیں، انہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور دل؟ نور جہاں کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ دل کو بہلایا جا سکتا ہے۔ جہانگیر یا تو کچھ زیادہ ہی بہادر بن رہا تھا یا بے حس یا کٹھور۔ ٹوٹے دل کو؟ اس سوال کا جواب جہانگیر کے پاس نہیں تھا۔ اس کے دامن میں اب فقط خاموشی تھی جو نور جہاں کی انگلی تھام کر اس کے ہمراہ چلی آئی اور سارا وقت پھر اس کے ہمراہ ہی رہی۔ اس وقت بھی جب گھر میں قریبی رشتہ داروں کی آمد کے بعد ایک ہلچل مچ گئی۔ خوشی کے شور شرابے نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ نور جہاں نے جہانگیر کا سامنا نہیں کیا، چپ کا روزہ رکھے اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ ہم لڑکیاں خود کو کتنا ہی آزاد اور خود مختار خیال کریں، ایک نادیدہ زنجیر پیروں میں بندھی رہتی ہے، روایات کی، اخلاقیات کی، لحاظ، مروت اور قربانی کی۔ اس زنجیر سے آزاد ہونے کے لیے جو خود غرضی اور بے حسی چاہیے وہ نور جہاں میں نہیں تھی۔ جہانگیر بھی ان منفی صفات سے بہت دور تھا۔ محبت کے حصول کے لیے تھوڑا یا زیادہ خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ نور جہاں کو کبھی کی پڑی ہوئی ایک پوسٹ یاد آئی، اور خود غرض ہونے کے لیے بہادری کی نہیں، بزدلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جذبہ جو انسان کو فقط اپنی ذات اور ذات کی خوشی تک محدود کر دے، وہ بزدلی اور پست ہمتی سے جنم لیتا ہے۔ قربانی دینا بہادروں کا کام ہے، رشتوں کو قائم رکھنا اعلیٰ ظرفی سے عبارت ہے۔ نور جہاں سوچتی رہی، خود سے الجھتی رہی، اپنے آپ کو سمجھاتی رہی، دل کو بہلاتی رہی۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیات اور کاموں میں مگن تھے۔ طوفان تو اس کے اپنے اندر بھی آیا ہوا تھا، جس کی زد میں ہستی کا شیرازہ جیسے بکھرنے کو تھا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو سمیٹنے کی، بچانے کی جستجو کرتی رہی۔ لاؤنج میں موجود افراد کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں کمرے تک آتے آتے دھیمی ہو گئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمارے بچوں کی خوشی کا دن دکھایا۔ امی بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں، کبھی بآواز بلند، کبھی دل ہی دل میں۔ اس وقت بھی شکر ادا کرتے ہوئے وہ شریک حیات کو دیکھ رہی تھیں۔ ذل الہی اپنی پوشاک کا جائزہ لے رہے تھے جو آج کی تقریب میں انہیں زیب تن کرنا تھی۔ کرتا شلوار واسکٹ سادہ اور باوقار۔ بیگم، ہماری شیروانی بھی تو ہے، وہ پہن لیں آج۔ شیروانی؟ بیٹے کا نکاح ہے، آپ کا نہیں۔ آہ، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ اپنے نکاح کا سن کر دل میں گدگدی ہوئی۔ پہلے
फिर एक आह के साथ हसरत जुबान पर आ गई। फिर कच बहसी के अंदाज में गोया हुए, शेरवानी निकाह से तो मशरूत नहीं, शुरफा का लिबास है, कभी भी पहन सकते हैं। अच्छा भाई, आपका दिल है तो पहन लें, पहले बता देते तो इतना महंगा जोड़ा ना बनाती आपके लिए। बेगम की पेशानी शिकन आलूद हो गई। शहंशाह मौज़म मुस्कुरा दिए। छेड़ खूबा में क्या मज़ा था वही जानते थे। आप खफा ना हो, हम यही जोड़ा ज़ेबतन कर लेंगे जो आपने बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए बनवाया है। उन्होंने सफ़ेद परचम लहराया। खुद ही पानी गतला करते हैं, फिर अमन की फाख्ता उड़ा देते हैं। अम्मी ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। साहबजादे की क्या खैर खबर है? रंजो गम और उदासी के बादल छाए हुए हैं। बहुत फन्ने खान समझते हैं साहबजादे खुद को। सबक ना सिखाया तो काहे के शहंशाह हुए। ज़िले इलाही ने अपनी मूँछों को ताव दिया। इकलौता बेटा है आपका, अम्मी ने जताया। दिल रखिए उसका और दिल के बादशाह बनिए। हम भी तो इकलौते वालिद हैं नामाकूल के, हमारी बात मानकर हमारी इज्जत भरम रख लेते साहबजादे। इकलौते वालिद? बेगम साहिबा दम बखुद हो गईं। फिर उन्हें याद दिलाया, वालिद इकलौते ही होते हैं गालिबन। अंदाज शर्मिंदा करने वाला था। मजाजी खुदा झींप गए, बोलती बंद हो गई। फ़ौरन मोबाइल में पनाह ले ली। किंजा और अलीना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, नूरजहां ने चादर मुंह तक तान कर लेटने की अदाकारी की, मगर कोशिश नाकाम रही। किंजा ने चादर खींच ली। ये सोने का कौन सा टाइम है? सर में दर्द हो रहा है। नूरजहां की शक्ल पे बेचारगी बरस रही थी। जहांगीर भाई से बोलें कोई अदरक इलायची वाली चाय बना दें, सर दर्द मिनटों में भाग जाएगा। उससे क्यों बोलूं? अलीना के मशवरे पर नूरजहां ने तुनक कर सवाल किया। तो फिर किससे कहेंगी? मुझे आती है चाय बनानी, मगर जहांगीर भाई जैसी चाय नहीं बना सकती आप, किंजा ने दावा किया। उस जालिम इंसान का नाम मत लो मेरे सामने। नूरजहां अंदर ही अंदर किलस रही थी। उन दोनों के सामने खामोश रही। लग ही नहीं रहा आज आपका निकाह है। इतनी उदास, इतनी चुप चुप क्यों है? सदा की बातूनी मुँह फट किंजा ने बगौर उसका चेहरा देखा। बताया तो है तबीयत ठीक नहीं। नूरजहां ने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। आज के दिन, आज ही तबीयत खराब होनी थी, आज ही किस्मत खराब होनी थी। नूरजहां ने बेदिली से चादर एक तरफ की। वैसे अजीब रूखा फीका सा निकाह हो रहा है तुम्हारा, अलीना ने एतराज़ किया। नूरजहां की खामोश मगर सवालिया निगाहें अलीना पर टिक गईं। एक पोस्ट तक नहीं लगाई तुमने? पोस्ट? नूरजहां ने बेबसी से आंखें बंद की, फिर खोल दी। एक वक्त था जब मिनट मिनट, घड़ी घड़ी की खबर शेयर ना करती तो उसका वक्त गुजरता ही नहीं था। और आज कितना वक्त गुजर गया था, वो मोबाइल ही भूले बैठी थी। अपने बारे में कोई खबर और इतला शेयर करना दुनिया का सबसे बकवास काम लग रहा था, बिल्कुल बेमानी और बेमकसद। वो मुश्किल में थी। ज़हनी कैफियत ऐसी थी कि कोई जवाब भी नहीं सोच रहा था। इतने में अम्मी आ गई। उनके हाथ में मेडिसिन और चाय का मग था। थैंक यू अम्मी। चलो तुम मेडिसिन लो और जल्दी ठीक कर लो अपने सर का दर्द। अलीना और किंजा दोनों खड़ी हो गईं। अम्मी, उनके जाने के बाद नूरजहां ने मदद तलब निगाहों से माँ को देखा। नूरे बेटा, बहुत काम है मुझे, तुम ये टैबलेट खाओ, चाय पियो, कुछ देर रेस्ट करो। अम्मी जल्दी में थी, चली गईं। नूरजहां के चेहरे पर तारीकी छा गई। काश के कोई मोजा हो जाए, वो बेचारगी से सोच रही थी। इतने सारे लोगों के होते हुए भी वो खुद को बिल्कुल अकेली और तन्हा महसूस कर रही थी। फ़कत चंद घंटे थे उसके पास, फिर उसे तैयार होना था। पता नहीं क्यों निकाह की पख लगा दी। मंगनी हो जाती, बाद में तोड़ तो सकती थी। वो चंचलाई। अभी तो कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ, ना मंगनी का ना निकाह का, मगर तुम तो अभी से सारे हथियार फेंक कर शिकस्त खुर्दा यहाँ बैठी हो। बड़ों की इज्जत और रिश्तों का एहतराम मलहूज रखते हुए भी बात की जा सकती है। उसके अंदर किसी ने सरगोशी की। तवानाई की एक लहर उसके अंदर से उठी। वो खड़ी हो गई। खिड़की के पास खड़े होकर चंद गहरी सांसें लीं और खुद को कंपोज किया। ज़रूरी नहीं कि अपनी बात बड़ों तक पहुंचाने के लिए बागी और बेबाक हुआ जाए। नरमी और इज्जत के साथ बात की जा सकती है। नूरजहां खुद को समझा रही थी। उलझे रेशम को सुलझाने का अज़म करके वो नीचे आई। एक कमरे में अलीना और किंजा चेहरे पर मास्क लगाए, आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे लेटी हुई थीं। नूरजहां खामोशी के साथ वहाँ से गुजर गई। उसकी निगाहें बड़े अब्बू या बड़ी अम्मी को खोज रही थीं, जो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, मगर उनके कमरे से जहांगीर और तलहा के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। खासुल खास कज़न, करीबी और बेतकल्लुफ़ दोस्त। नूरजहां मज़ीद आगे बढ़ी। वो कमरे में जाकर जहांगीर से अम्मी अब्बू के बारे में दरियाफ्त करना चाहती थी, मगर अंदर जाने से पहले ही जहांगीर की आवाज़ ने कदम रोक लिए। नूरे आज भी बचपन जैसी ही है, थोड़ी बेवकूफ़, थोड़ी मासूम। उसे अहमक बनाना पहले की तरह बहुत आसान है, और तू शुरू से ही उस्ताद है इस मामले में। तलहा की हंसी फिर बेकाबू हुई। इज़्ज़त अफजाई है मेरी जनाब की तरफ से। जहांगीर का लहजा शरारत से भरपूर था। एक अजीब सरखुशी उसके अंदाज से झलक रही थी। नूरजहां के कदम वहीं शल हो गए।
चंद लम्हों तक उसे याद था ना होश कि वो कहाँ है और क्यों है। मुख्तलिफ चेहरे और आवाज़ें, सब जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा था। चल भाई हम तो चले, आज की तैयारी करें। बड़ी शिद्दत से दुआएं मांगी थी। वाकई अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जहांगीर बोलते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आया था और वहाँ नूरजहाँ को बुत बने देखा तो खुद भी मुजस्समा बन गया। उसकी ज़ुबान भी शायद पत्थर की हो गई थी। कितनी ही देर तक उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। नूरजहाँ की आंखों में, चेहरे पे जो गमो गुस्सा था वो बताने के लिए काफ़ी था कि वो क्या कुछ सुन चुकी है। जहांगीर को एकदम ही एहसास हुआ कि वो किस सूरत हाल में फंस चुका है। नूर मेरी बात सुनो। जहांगीर के मुजस्समे में हरकत हुई। तुम्हारी बात मैं सुन चुकी हूँ। नूरजहाँ की कटीली निगाह उस पर पड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक काट गई। तुम? जहांगीर ने इसरारी हालत में एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा या मेरे करीब आने की कोशिश की तो घर में वो तमाशा खड़ा होगा जो किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। नूरजहाँ का लहजा इतना सर्द था कि जहांगीर वहीं खड़े खड़े बर्फ़ में ढल गया। तलहा उन दोनों की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो नूरजहाँ वहाँ से जा चुकी थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तलहा ने अब मोबाइल ऑफ करते हुए अचंभे से जहांगीर को देखा, जिसका चेहरा थोड़ी देर पहले कुछ और था और अब कुछ और। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा था। तलहा को लगा जैसे जहांगीर ने उसका सवाल सुना ही नहीं। वो वहाँ खड़ा ज़रूर था मगर वहाँ था नहीं। हेलो, आर यू ओके? तलहा ने इस बार उसका शाना पकड़कर हिलाया और अपना सवाल दोहराया। बर्फ़ का मुजस्समा तड़क गया। जहांगीर ने उसकी सिमत देखा। रायता फैल गया यार। उसकी मुस्कुराहट में एक ज़ख्मी दरार थी। वो अपने कमरे तक कैसे पहुंची वो नहीं जानती थी। मुकामे शुक्र था कि किसी का सामना नहीं हुआ। खुद को संभालो नूरजहाँ, अपने आप को किसी के भी सामने तमाशा ना बनाना। आईने के सामने खड़ी सरगोशी में वो खुद को समझा रही थी मगर उसकी आंखें कुछ भी समझने से आ रही थीं। उनमें पानी जमा हो रहा था। मैं क्यों नहीं समझ सकी? मुझे परेशान करते करते वो अचानक मेहरबान हो गया। दुश्मनी निभाते निभाते अचानक दोस्त बन गया, खैर ख्वाह बन गया और यकायक उसे मोहब्बत भी हो गई। उफ़ खुदाया, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। कितनी जल्दी और कितने आराम से अहमक बन गई। ठीक ही तो हंस रहा था वो मुझ पर, लेकिन अब मज़ीद नहीं। उसने बेदर्दी से अपनी गीली आंखें रगड़ी। मैं अपने कीमती आंसू क्यों ज़ाया करूं उसके लिए जिसे इन आंसुओं की कोई परवाह नहीं। नूरजहाँ ने बड़े जतन करके अपनी आंखों को रोने से बाज रखा। आंखें बागी हो रही थीं, दिल एहतजाज कर रहा था मगर वो खुद को सज़ा देने पर तुली हुई थी। जो बेवकूफ़ी उससे सरजद हुई थी उसकी सज़ा में वो खुद को तकलीफ़ दे रही थी। आंसुओं पे रोक लगाकर खुद को बहादुर साबित करते करते अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो खुद को संभालती हुई बेड पर बैठ गई। तभी अम्मी अंदर दाखिल हुई। तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ? उससे बड़ा दर्द मिल गया। नूरजहाँ ने सरगोशी सी की। उस वक्त वो जिस कैफियत में थी, माँ की आमद और कुर्बत उसे सहारा दे रही थी, उसकी ढारस बंधा रही थी, जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरते हुए उसे किसी ने थाम लिया हो। नूर, माँ ने उसे मुखातिब किया। अम्मी, उसने सिसकी ली। वो तन्हाई में खुद को जितना बहादुर बना लेती, समझ लेती, मगर माँ के सामने उस वक्त जब के सारे बंधन टूट गए। माँ की गोद में सर रखकर वो बुरी तरह रो पड़ी। वो रोती रही जब तक कि अंदर की घुटन और गुबार निकल ना गया, जब तक दिल का बोझ हल्का ना हो गया। अम्मी चुपचाप उसके बाल सहलाती रहीं। फिर आखिर वो सीधी हो बैठी, सूं सूं करती सुर्ख नाक टिश्यू पेपर से साफ की और गीले चेहरे को हाथों से खुश्क करने की कोशिश की। भराई हुई आवाज़ पर काबू पाया। आपने पूछा भी नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ? शिकायती अंदाज में माँ से सवाल किया। अम्मी ने बड़े तहम्मुल से बेटी को देखा। हमेशा से ही जल्दबाज और जज्बाती हो। कुछ सोचना हो, जो करना हो, समझना हो, बस एक लम्हा काफ़ी है इन सब के लिए। क्या मतलब? मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें? थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगी। पहेलियों में क्यों बात कर रही हैं? नूरजहाँ झंझलाई। अच्छा भाई ये लो, साफ साफ अल्फाज में सुन लो। अम्मी ने मुख्तसर लफ्ज़ों में जो कुछ बताया वो नूरजहाँ के 14 तबक रोशन कर गया। फौरी तौर पर वो एक लफ्ज़ भी कहने के काबिल नहीं थी। उसने बेयकीन निगाहों से माँ को देखा, जिन्होंने अस्बात में सर हिलाकर उसे यकीन दिलाया, मगर नूरजहाँ के चेहरे पर शक के बादल छाए थे। आप मजाक कर रही हैं? उसका इस्तराब बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा मजाक कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? अम्मी संजीदा हुई। मगर वो जहांगीर। बौखलाई हुई नूरजहाँ हकलाई। अपने कपड़े और चीज़ें निकालो, पार्लर जाना है। अम्मी अचानक ही बहुत मसरूफ़ हो गईं और जल्दी में नज़र आने लगीं। नूरजहाँ के हवास गुम थे या कोई और बात थी, वो यूं ही साकत बैठी रही। सुनहरा और किरमजी दुपट्टा सर पर टिकाकर ब्यूटिशियन ने कुछ पिन्ने ठोकी और उसे आईने के रूबरू कर दिया। कुछ हुस्न कुदरती था, कुछ ब्यूटिशियन की महारत थी और कुछ दिल से छिलकने वाली खुशी थी। सब ने मिलकर उसे सरतापा जगमगा दिया था। तकरीब मुख्तसर रखी गई थी। ख़ानदान भर के ही करीबी अफराद थे, मगर थोड़े थोड़े करके ये भी अच्छे खासे हो गए। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया।
एजाबा कबूल के वक्त नूर जहां ने ज़रा पसो पेश से काम लिया और उसके हमरा बैठे जहांगीर की सांस सीने में अटक गई। दुल्हन का चेहरा सुर्ख जरतार घूंघट पे छुपा हुआ था। वहाँ क्या तासुरात थे, क्या हालात थे, बोला इलम था। काजी साहब पूछ रहे थे। एक लम्हे को तो नूर जहाँ का दिल चाहा इनकार में जवाब देकर अगले पिछले सारे ही हिसाब चुका दे। हमरा बैठे इस अफलातून के जो बड़ी मासूम शक्ल बनाए बैठा था, मगर ये इनकार हमराही से ज़्यादा खुद उसी के लिए अज़ियतनाक था। सो नूर जहाँ बिनते शाह ज़फ़र ने इस बात में सर हिला दिया अपने और अपने दिल की खुशी के लिए, और उस खुशी का अक्स उस चेहरे पर उतर आया जो उसके बराबर में बैठा था। बाबर और ज़ैबुन्निसा के वालिदैन भी उन 90% पाकिस्तानियों की तरह थे जो कमाने और रहने के लिए परदेस का इंतखाब करते हैं, उसी माहौल में अपने बच्चों को पालते पोसते और बड़ा करते हैं और शादी के लिए अपने वतन और ख़ानदान को तरजीह देते हैं। ये दोनों बहन भाई अपने वालिदैन की इस ख्वाहिश से इत्तफाक नहीं करते थे, मगर मजबूर करने पर पाकिस्तान आ गए। वो भी इतना घामड़ और डफर नहीं था जैसा उसने खुद को जाहिर किया, ना ही ज़ेबी इतनी बदतमीज़ और बदलिहाज थी। बस एक खौल था जो उन्होंने खुद पर चढ़ाया हुआ था। दोनों का फोकस फ़िलहाल अपने कैरियर पर था। उनकी फ्यूचर प्लानिंग में ना किसी से कमिटमेंट थी, ना मंगनी, ना निकाह, ना दोस्ती, ना मोहब्बत। जहांगीर और नूर जहां की पेशकदमी दिलचस्पी ने दोनों को पहले तो हैरान किया, मगर बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो गया था कि टॉम एंड जेरी की उनमें दिलचस्पी और लगाव महज एक दूसरे को जिच करने, जिक पहुंचाने और जलाने के लिए थी। तुम देखना, इन द एंड ऑफ द स्टोरी ये टॉम एंड जेरी एक दूसरे में ही इंटरेस्टेड होंगे। ज़ेबी ने अपने भाई के सामने पेशन गोई की। जहांगीर और नूर जहां का ये नया नाम उसी ने रखा था। बहुत मुश्किल है, इन दोनों के रिश्ते के मुतालिक बड़ों में बात हुई थी, मगर ये लोग एक दूसरे का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुके हैं। बाबर ने इंकशाफ किया। वाह, ये तो स्टोरी का सबसे ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ज़ेबी की आंखें चमकने लगीं। उन्होंने अपना ड्रामा जारी रखा, यहाँ तक कि ज़ेबी की पेशन गोई और अब्बा हजूर के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए कि इन लड़ाई झगड़ों के पीछे कहीं ना कहीं मोहब्बत ही है। बाबर और ज़ेबी की इल्तफ़ात और मेहरबानियों ने जहांगीर और नूर जहां को परेशान करना शुरू कर दिया था। जो फंदा खुद ही अपने गले में डाला था, उसकी डोरी कसने लगी तो जान निकलने लगी। ये दोनों बहन भाई सारी सूरत हाल इंजॉय कर रहे थे। एक हस्ती और थी जो इन टॉम एंड जेरी को सबक सिखाने के दर पे थी। ये थे ज़िल्ले इलाही अब्बा हजूर। जब पानी सर से गुजरने लगा और जहांगीर मदद के लिए माँ के पास आया, उन्होंने सारा मामला शरीके हयात के सामने रखा और शहनशाह आलम का शाही तंतना जाहो जलाल और करोफर अपने अरूज पर आ गया। हमने भी यही कहा था साहबजादे से, लेकिन उस वक्त हमारे इंतखाब को ठुकरा दिया। अब किस मुंह से दरख्वास्त लेकर आ गए हमारे दरबार में? औलाद है आपकी, रियाया नहीं, अगरचे वो भी औलाद की मानित होती है एक हुक्मरान के लिए। वैसे भी ये घर है, आपका महल या दरबार नहीं है। अपने ख्वाबो ख्याल की दुनिया से बाहर निकल कर बात करें। बेगम साहिबा का मुंह फूल गया और ज़िले इलाही का मुंह बन गया। आप हमेशा उस नामाकूल की हिमायत करती हैं। आप ही का परतू है, आपका ही आईना, आपका ही अक्स। अल्लाह बख्शे अब्बा मियाँ के सामने भी तो आपकी हिमायत करती थी जब वो अपने अताब का निशाना बनाते थे आपको। बेगम साहिबा ने आईना दिखाया। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? वो झिंझलाए। गड़े मुर्दे तो आप उखाड़ रहे हैं कि पहले क्यों इनकार किया। फरामोश कर दे माजी के इनकार को और आज का इकरार देखें। अब तो दिलो जान से राज़ी हैं जहांगीर भी और नूर जहां भी। अम्मी शद्दो मत से वकालत का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी। ज़्यादा मलका जज्बात ना बने, होगा वही जो हमारे बच्चों की ख्वाहिश और मर्ज़ी है। बस उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है जो खुद को अक्ले कुल समझते हैं। शहनशाह मोहतरम ने फ़ैसला सादिर करके बात ख़त्म कर दी और अक्ले कुल नस्ल की सज़ा या आजमाइश शुरू हो गई। मगर अब्बा हजूर की उम्मीद और तवक्का से ज़रा पहले ये भांडा फूट गया। जहांगीर पहले ही हैरान परेशान था। वालिद मोहतरम इतने ज़िद्दी, हठधर्म और अपनी मर्ज़ी मुसलत करने वाले कभी ना थे, मगर उसकी बार बार दरख्वास्त पर भी कान धरने के बजाय वो अपनी बात पर अटल रहे तो उसे शक होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। ज़िंदगी के हर मामले में उसे हमेशा फ़ैसले की आज़ादी दी गई थी। उसकी ख्वाहिश और राय का हमेशा एहतराम किया गया, चाहे वालिदैन की मर्ज़ी और खुशी कुछ और हो, मगर उसकी मर्ज़ी को फोकियत दी जाती। और अब ज़िंदगी के इतने अहम मामले पर वो माश की दाल के आटे की तरह ऐंठे ही चले जा रहे थे। अम्मी का रवैया भी खासा मशकूक सा था। मजाजी खुदा के सामने इतनी मजबूर और बेदस्तोपा वो कभी ना थी जितना बेटे के सामने खुद को जाहिर कर रही थी। जहांगीर की छठी हिस्स उसे खबरदार कर रही थी। बार बार सिग्नल मौसूल हो रहे थे कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और बिल आखिर एक रोज़ ज़ेबी और बाबर की बातें उससे सुन ली जो टॉम एंड जेरी की इस जोड़ी पर हंस रहे थे। उफ खुदाया, मैं इतना बड़ा गधा हूँ, आज तक कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जहांगीर आईने के सामने खड़ा खुद को लताड़ रहा था। कितनी आसानी से सबने मिलकर हमें बेवकूफ़ बना लिया, जैसे हम किसी कहानी के किरदार हों। उसे अब हंसी आने लगी, और हंसी क्यों ना आती, वो जैसे जंजीरों में बंधा हुआ था अब एकदम से आज़ाद हो गया था। मोहतरमा को जाकर खुशखबरी सुनाओ।
जहांगीर को अपने पर मिल गए थे। वो परवाज़ के लिए बेचैन हो रहा था, मगर यकायक अगले ख्याल ने उसके कदम रोक लिए। अभी सरप्राइज़ ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। ऐन वक्त पर जो खुशी मिलेगी वो शायद इस वक्त ना हो। जहांगीर ने असल हकीकत नूरजहां को नहीं बताई, मगर अपनी खुशी में या बेवकूफ़ी में तलहा के आगे सारी कहानी बयान कर बैठा। और बदकिस्मती ये थी कि नूरजहां ने अधूरी बात सुनी और उस कहानी में एक ट्विस्ट और आ गया। भला हो नूरजहां की अम्मी का, जिन्हें बेटी के आंसू देखकर उनका दिल पिघल गया और जुबान खुल गई, जिसे बंद रखने की जेठ और जेठानी साहिबा ने बेहद ताकीद की थी। उन्होंने बेटी को हकीकत हाल से आगाह किया तो वो हक्का बक्का रह गई। पहले तो वह हैरान और बेयकीन नज़रों से माँ को देखती रही और फिर उन आँखों में खफकी उभरी। इतने बड़े होकर आप सब हमसे ये बच्चों वाला मजाक कर रहे थे। तुम्हारे बड़े अब्बू की जिद और प्लानिंग थी। तुम तो जानती हो वो किस मिजाज के हैं। बहुत इसरार करके मुझे और अपनी बेगम को मजबूर किया था कि राज को राज रखें। और ये बॉबी और ज़ेबी, इनको तो मैं बताती हूँ। चुपे रुस्तम ड्रामेबाज। नूरजहां ने दांत कचकचाए। ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस सिचुएशन को। अम्मी मुस्कुराईं। नूरजहां के दिल ने चुपके से सिफारिश की मुस्कुराने की, मगर उसकी नाराज़गी अभी ख़त्म हुई थी ना कम। हद हो गई अम्मी, आप कम से कम मुझे तो बता सकती थीं। उसने माँ से गिला किया। बता तो दिया, वरना भाई साहब ने तो सख्ती से ताकीद की थी कि निकाह के मौका पर ही ये राज खुले, इससे पहले नहीं। और आपने अच्छे और फर्माबरदार बच्चों की तरह उनकी बात मान ली। जाहिर है जब हमारे अपने बच्चे अपनी मनमानी कर रहे थे, हमने सोचा हम ही अपने बड़ों की अताअत कर लें। अम्मी ने बड़े मीठे मीठे लहजे में तंज किया था। नूरजहां खामोश बैठी थी। हैरत का दरिया पार कर चुकी थी। सामने मुसरत और इनबसात का दरिया था, मगर वो पाँव डालते हुए झिझक रही थी। अम्मी आप प्लीज़ सच सच बताएं, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? ओफो, अम्मी उठ खड़ी हुई। तुम्हें इस वक्त मेरे लफ्ज़ों की नहीं, खामोशी और तन्हाई की ज़रूरत है। थोड़ी देर यूं ही बैठी रहो, यकीन आ जाएगा। अम्मी कमरे से निकल गई। नूरजहां के गिर्द खामोशी और तन्हाई का हाला था। यकीन की तितलियां उसके आसपास मंडलाने लगीं। इत्मीनान और सुकून का आसमान उस पर साया फिगन हो रहा था। रंगों और रोशनी और खुशियों के हजूम में दोनों एक हुए तो वो मुबारकबाद देने वालों का हजूम उमड़ आया। एक एक करके सब स्टेज से उतर गए। अब उन चारों के सिवा स्टेज पर कोई नहीं था। मुबारक और टॉम एंड जेरी की कहानी का दी एंड हो ही गया। बॉबी ने ज़रा झुककर दोबारा मुबारकबाद दी। लफ्ज़ों और अंदाज में शरारत थी। सोफे पर विराजमान टॉम एंड जेरी ने महज घूरने पर इत्तफा किया। लोग कैसे किसी को इतना इडियट समझ लेते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाई। सेबी ने गोहर फशानी की। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। जहांगीर ने आह भरी। बेस्ट ऑफ लक। दोनों बहन भाई नेक तमन्नाओं का इजहार करके नीचे उतर गए। जहांगीर ने कनखियों से अपने पहलू में देखा। वो उसे ही देख रही थी, घूर रही थी। उफ, अभी एक पहाड़ सर करना बाकी था। जहांगीर ने बेचारगी और बेबसी से एक गहरी सांस ली। घर वापसी पर पहले शहंशाह आलम के हजूर उस नए नवेले जोड़े की पेशी हुई। हाँ भाई, अक्ल इलाही ने अपनी मूँछों को ताव दिया और गुफ्तगू का आगाज़ किया। कुछ अकल आई? वालदैन का कहा मानने में भलाई ही मिलती है, बुराई नहीं। खुशी मिलती है, गम नहीं। जी। दोनों सर झुकाए अदब से बैठे थे और इसमें कोई शक नहीं कि वो वाकई अपने बड़ों के शुक्रगुजार थे, जिन्होंने उनकी मर्जी और खुशी को मुकद्दम रखा और उसे अपनी अना का मामला नहीं बनाया। आप बहुत अच्छे हैं अब्बा। जज्बात से मगलूब जहांगीर के मुंह से एक ही फिक्रा निकला। अब्बा ज़ोर से खंगारे। वो खशूनत और रौब जो बड़ी मेहनत से चेहरे पर जमाए थे उसकी तह चटक रही थी। दराड़ों में से फ़िक्र और मोहब्बत के कोंदे लपक रहे थे। हाँ, तुम लोग थक गए होगे, आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। आलम पनाह ने एक और मेहरबानी की बेटे पर और कमरे से बाहर निकल गए। देखो, घर में लोगों का रश लगा हुआ है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। जहांगीर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर नूरजहां को मुखातिब किया। हमें नहीं, तुम्हें वजाहत करनी है। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया और तलहा के सामने बेवकूफ़ कहा। उसकी ताज़ा तरीन शरीके हयात बरसों पुरानी बीवी की तरह कड़े तेवरों के साथ मुखातिब थी। मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? जहांगीर हौंक-सा हो गया। तुम्हें हकीकत मालूम हो गई थी, तुमने मुझे बताया। वो तो जहांगीर ने सर खुजाया। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा, इसलिए। सरप्राइज़ नहीं, बल्कि तुम अपने पहले वाले करैक्टर में आ गए थे। जब तुम मुझे परेशान करते थे तो तुमने सोचा कि मुझे तंग करने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। खामोशी से मेरा तमाशा देखते रहे तुम। नूरजहां ने बीवियों वाली इल्ज़ाम तराशी की। ये गलत है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। मैंने तो बस ये सोचा कि ऐन वक्त पर तुम्हें इल्म होगा कि निकाह बॉबी से नहीं बल्कि मुझसे हो रहा है, तो कितनी खुशी होगी तुम्हें। अच्छा, देख लो, निकाह हो गया, मगर मुझे तो कोई ऐसी खुशी नहीं हो रही, बल्कि गुस्सा ही आ रहा है तुम पर। ये तुम्हारी ज़्यादती है। अब तुम पहले वाले करैक्टर में आ रही हो। गुस्सा करना, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाना। तुमने तलहा के सामने मुझे बेवकूफ़ कहा, ये झूठ है। नूरजहां की निगाहें उस पर गड़ी हुई थीं।
सजे संवरे चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें जो बेशक बरहम थी मगर अब इस्तेहकाक रखता था। जहांगीर उन आंखों से उस चेहरे से कुछ और बातें करना चाहता था मगर फ़िलहाल उसे अपनी सफाई देनी थी। देखो तुम खुद सोचो, एक अच्छी खासी समझदार पढ़ी लिखी लड़की, उसका निकाह होने वाला है मगर जिसके साथ होना है उससे लाइलम है। अब ऐसी सिचुएशन फिल्मों, ड्रामों और कहानियों में तो हो सकती है मगर रियल लाइफ में, वो भी आजकल के डिजिटल दौर में, कोई इतना बेखबर कैसे हो सकता है या फिर इतना मासूम? तुम भी तो इस डिजिटल दौर की पैदावार हो, तुम भी तो यही समझ रहे थे कि तुम्हारा निकाह ज़ेबी के साथ है। नूरजहां के लहजे की आँच कुर्बत की आँच के मुकाबले में मध्यम थी। जहांगीर बेचैन होने लगा। मगर मुझे शक हो गया था, मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो हकीकत मालूम हो गई जो बहुत खुशकुन थी। जहांगीर ने उसकी बरहमी दूर करने की कोशिश की। खूबसूरत अल्फाज भला किस पर असर नहीं करते, मगर नूरजहां तो अभी हिसाब किताब के मूड में थी। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहांगीर की निगाहें कितनी वालेहाना थीं, उसके लहजे में कितनी नरमी और लफ्ज़ों में कितनी शीरनी थी। तुम तो शुरू से ही इतने चालाक थे, अपनी हर खता और तुम्हारी हर बात तस्लीम। अब मैं कुछ कहूँ? जहांगीर की निगाहें कभी उसके झुमकों में तो कभी गजरों में अटक रही थीं। कहो। मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों अपना वलीमा कर लेते हैं। वलीमा? नूरजहां ने उसे यूँ देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। 2-3 रोज़ में हम चले जाएंगे, रुखसती 6 माह बाद है, उसने याद दिलाया। मत जाओ, रुक जाओ यहाँ हमेशा के लिए। जहांगीर की धीमी आवाज़ और अंदाज पर वो सटपटा गई। उसने अब गौर किया था वो कितना करीब बैठा था। नूरजहां सिमट गई। इतनी जल्दी कैसे अरेंज होगा सब कुछ? जहांगीर की बोलती हुई निगाहों से खाइफ होकर उसने तेज़ी से सवाल किया। तुम हाँ कहो, सब अरेंज हो सकता है। क्या अरेंज करवा रहे हैं साहबजादे? अब्बा टहलते टहलते कमरे में दोबारा आ गए थे। वलीमा? नूरजहां ने बड़ी सादगी और मासूमियत से उन्हें आगाह किया। किसका वलीमा? मैं उनकी अचानक आमद और मुदाखलत। जहांगीर गड़बड़ा गया। कोई मौजूद जवाब सोच ही रहा था कि कमरे में अम्मी दाखिल हुईं। रूए सुखन शोहर रे नामदार की तरफ था। एक काम कहा था आपसे, वो करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं इस बार गड़बड़ाने की बारी अब्बा हजूर की थी। अब चलिए भी। अम्मी उन्हें अपने साथ ले गईं। अब्बू कितना डरते हैं अम्मी से। नूरजहां मुस्काई। लिहाज करते हैं उनका और मोहब्बत भी। वैसे मैं भी उन पर ही गया हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मौला जट रोमियो बनने की कोशिश कर रहा हो। नूरजहां का तबसरा सुनकर जहांगीर के आसपास रक्स करती सुनहरी तितलियां उड़नछू होने लगीं। वैसे तुम भी मेरी अम्मी से कम नहीं हो, सारे रोमांस की ऐसी की तैसी करने में माहिर। लहजा इतना दुखी था कि नूरजहां को तरस आ गया। अपनी पलकें उठाकर उसने देखा, उसे ही अपनी दुआओं में मांगा था, और अब जब दुआ कबूल हो गई तो बरहमी क्यों? नूरजहां ठहर गई। गुजरते लम्हे ने दोनों को एक साथ अपनी गिरफ्त में लिया था। सोने चांदी जैसे पल ने उस घड़ी को सबसे कीमती बना दिया था। वलीमे की बिरयानी तुम खुद बनाओगे? फरमाइश थी कि शरारत? मीठा भी बना लूँगा। जहांगीर की बातें खिल गईं। इसके लिए तो तुम्हारी बातें ही काफ़ी हैं। वो मुस्काई। बहुत कुछ है कहने के लिए। कमरे के बाहर एकदम शोर शराबा सा हुआ और शरारती कज़न्स का टोला अंदर आ गया। रुखसती में अभी 6 माह हैं। किंजा ने फिक्रा उछाला। मेहमान परसों चले जाएंगे, सेबी ने इतला दी। सालिमा कुछ वक्त तो सुकून से गुजारने दो, जहांगीर ने दुहाई दी। सुकून? तलहा ने खींच कर लफ्ज़ को और भी लंबा कर दिया। वैसे शादीशुदा अफराद पे ये लफ्ज़ ज़्यादा सूट नहीं करता। जहांगीर भाई, अब्बा हजूर बुला रहे हैं आपके। मीशा ने कमरे में झांका और पैगाम पहुंचाया। उफ, सारे ज़रूरी काम आज अभी होंगे। जहांगीर से ज़्यादा बेचारा इस वक्त कोई नहीं था। देख लो, हो सकता है वलीमे के बारे में कुछ कहना हो। नई नवेली दुल्हन ने सरगोशी करते हुए उसके दिल में उम्मीद का पौधा लगाया जो पल भर में पूरा बाग बन गया। तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। कमरे से निकलते हुए जहांगीर ने ताकीद की। सबकी हंसी निकल गई, मगर नूरजहां की हंसी तो बंद ही नहीं हो रही थी। उस हंसी ने जहांगीर को फिर रोक लिया। शादी के बाद अक्सर फरजाने दीवाने क्यों हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब अब्बा हजूर बेहतर दे सकते थे, जो यहीं आ रहे थे। ख़त्म शुद। जी, तो ये खट्टी मीठी सी शरारती सी कहानी अपनी इख्तिताम को पहुंची। मुझे अच्छी लगी, लाइट सी तफरी इंटरटेनिंग कहानी थी। आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।